हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 5 से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो। दैट इज चैप्टर का नाम है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए वो हम लोग ये देखे कि भाई ई बिजनेस होता क्या है एंड ई बिजनेस के स्कोप क्या है, बी टू बी कॉमर्स क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, सी टू सी क्या होता है एंड इंट्रा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स के बारे में और ई बिजनेस को थोड़ा और एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली हम बात करें कॉमर्स के बारे में, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉमर्स क्या होता है सर? हर वो चीज, हर वो सपोर्टिव एलिमेंट जो बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करता है उसको कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आप वेयर हाउस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? कॉमर्स में आते हैं। यानी कि आप अगर बिजनेसमैन हो और आपको बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने में अगर हेल्प कर रहा है तो वो कौन हेल्प करेगा? कॉमर्स हेल्प करेगा। तो बताइए अगर बिजनेस की बात करें और कॉमर्स की बात करें तो दोनों में बड़ा कौन है? तो आप देख रहे हो, बिजनेस है तब कॉमर्स है। अगर बिजनेस है तब कॉमर्स है। बिजनेस ही नहीं रहेगा तो आप किस चीज का सर्विस लोगे? आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो तो करेंट अकाउंट खुलवाओगे? आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो तो क्या आपको एडवर्टीजमेंट करने का जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको वेयर हाउस मेंटेन करने का जरूरत है? सर नहीं जरूरत है। यानी कि अगर बात करें बिजनेस और कॉमर्स की तो बिजनेस इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कॉमर्स। कॉमर्स में सिर्फ सर्विसेज की बात होती है ना, और आप कह सकते हो कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात होती है बिजनेसमैन को ताकि वो बिजनेस स्मूथली कंडक्ट कर सके। पढ़ चुके हैं ये। बट बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में प्रोडक्शन भी आता है, सेल भी आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। मतलब प्रोडक्ट, आइडिया, बिजनेस करने का आइडिया जो डेवलप होता है, ठीक है, वहां से लेके बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, वो भी बिजनेस के अंदर में आ जाएगा। उसको आप डेवलप किए, कस्टमर तक पहुंचाए, कस्टमर को बेचे, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज दिए, ये सारा पार्ट किसका हो जाएगा? बिजनेस का। तो कहने का मतलब बिजनेस इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कॉमर्स। क्लियर है? अब इसी चीज को, चूंकि हम लोग एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को हम रिलेट करेंगे इंटरनेट से। तो ई बिजनेस क्या होता है? बिजनेस तो क्लियर है, ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस मतलब अगर बिजनेस एक्टिविटी को आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं तो हो गया ई बिजनेस। तो उसी तरीके से ई कॉमर्स क्या हो गया? अगर ई कॉमर्स के एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिकली आप कर रहे हो तो दैट इज हो गया ई कॉमर्स। तो अब आपको ये बताना है, बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? ई बिजनेस बड़ा है कि ई कॉमर्स बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ई बिजनेस ही बड़ा होगा, है ना। तो उसी के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो बेसिक थीम आपको दे दी है और चलिए चर्चा करते हैं कि और ये क्या होता है। ठीक है, तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको चलो एक एक करके लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। जो हम अभी बताएं बस वही चीज यहाँ पे। ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, है ना। ई बिजनेस क्या है? वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसी के अंदर आता है। ठीक है, कॉमर्स में हम लोग क्या देखते हैं? as commerce is one of the branch of one of the activity of business। आप कॉमर्स को या तो आप ब्रांच कहिए या तो बिजनेस एक्टिविटी बोलिए, है ना। ये एक बिजनेस का ही पार्ट है। अगर बिजनेस नहीं है तो कॉमर्स भी नहीं है। सिमिलरली, तो उसी प्रकार से ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस और ई कॉमर्स की बात करें तो ई बिजनेस का ही एक ब्रांच है ई कॉमर्स। डील, अच्छा, ई कॉमर्स में क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस। ठीक है, वेयर एज जबकि अगर ई बिजनेस की बात करें तो ई बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, इंटर फर्म या फिर इंट्रा फर्म बिजनेस। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म दो वर्ड आपको दिख रहा है। सर इंटर और इंट्रा में क्या अंतर है? अब बता दीजिए जरा से ये। देखो, जब दो फर्म जैसे एमआरएफ और होंडा
आपस में ट्रांजेक्शन कर रहा है, एमआरएफ कंपनी अलग है और होंडा अलग है, आपस में लेन देन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटर फर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन। पर आईटीसी के बारे में आपको बताएं कि आईटीसी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेगमेंट में ये बिजनेस करता है। या फिर मान लीजिए एक सेगमेंट है, एक बिजनेस है, उसमें परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, हम परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाए हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब सेल्स डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, तो उसको कहेंगे इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन। इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब एक ही फर्म के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिवीजन में, ठीक है, सच एज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, अकाउंटिंग शेयर करना, मैनेजमेंट शेयर करना, डिटेल शेयर करना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स में अभी तक हम लोग क्या चर्चा की कि बिजनेस और ई कॉमर्स की बात करें तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के ही अंदर में आता है ई बिजनेस। ई कॉमर्स में हम लोग क्या देखते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं। बट ई बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर फर्म ट्रांजेक्शन, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या है, बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस के, है ना। अगर आप ई बिजनेस ई इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हो तो क्या फायदा है, तो आप खुद सोचो, अगर आप इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करोगे तो क्या फायदा आपको, है ना। अगर मान लीजिए कल को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं हम इंटरनेट के माध्यम से करेंगे तो क्या फायदा। सबसे पहला फायदा है कि आपको कोई स्टोरेज, आपको कोई शोरूम खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो मार्केट में जाते हो तो पहले शोरूम सेटअप करो, रैक बनाओ, एसी लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिजाइन, थोड़ा इंटीरियर मस्त होना चाहिए, पैसा वहां पे लग जाता है। तो हैवी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बच जाता है आपका। फिर आप स्टॉक भी थोड़ा कम मेंटेन करोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है। पेपरलेस कहने का मतलब जनरली इंटरनेट के माध्यम से जब फ्लिपकार्ट ये सब के माध्यम से आप करते हो तो बिल तो आपको मिलता है, मगर वो बस इसलिए बिल मिलता है ताकि आपको अमाउंट पता रहे। बाकी ओरिजिनल बिल जो है वो आपके मेल आईडी पे आ जाता है या फिर आपके फ्लिपकार्ट के अकाउंट में आ जाता है जितना भी आप परचेस करते हो, ठीक है। तो पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। फिर ई बिजनेस का एक और फायदा क्या है, नो ज्योग्राफिकल बाउंडेशन। जैसे मान लीजिए आप अपने लोकल टाउन में बिजनेस कर रहे हो, आप अपने लोकल टाउन में अपना शोरूम सेटअप कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, उसी टाउन के लोग आएंगे और एक आध दुक्का जो बाहर से आगे तो आ गए, दैट इज डिफरेंट। मगर जब आप ई बिजनेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हो, किसी फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करते हो, तो फायदा क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है ही नहीं, है ना। अनलिमिटेड कस्टमर कहीं का भी हो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं गुड्स, आप पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारा फायदा है, ठीक है। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं कि ई बिजनेस का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो एकदम आसान है, आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट करना इजी है, ज्यादा लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ आपको रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम लगता है, ठीक है। आप जैसे कोई भी शोरूम में स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा उतना यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। बस करना क्या है, प्रोडक्ट का फोटो लीजिए, उसको अपलोड करिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, प्राइस मेंशन करिए, हो गया। डिस्क्रिप्शन लिखिए प्रोडक्ट के बारे में, अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो बना दीजिए, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है। सेकंड है आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब सेलर के लिए भी कन्वीनियंट है, बायर के लिए भी कन्वीनियंट है। कन्वीनियंस मतलब होता है आरामदायक। अब कस्टमर क्या है, कस्टमर को मान लीजिए अगर दुकान से खरीदना है तो जाना पड़ेगा, खरीद के भीड़ भड़का में, पहले है ना कोरोना का काल है, ठीक है, भीड़ में धक्का खाओ, उसके बाद फिर अगर प्रोडक्ट खरीद लिए तो घर पे आइए लेके। मगर ऑनलाइन माध्यम से क्या होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे फोटो देखे, पसंद किए, ऑर्डर किए, घर पे प्रोडक्ट आ गया, अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न भी कर दिए घर ही से, है कि नहीं।
तो कन्वीनियंट है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कन्वीनियंट है, तो देखो देखते हो जनरली जब रश होता है दुकान में तो दुकानदार भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। कस्टमर आ रहा है, उसको अब अगर सेवा चाहिए या फिर मान लीजिए कस्टमर को कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो भी सपोर्ट देना पड़ता है, मगर ई बिजनेस में वो सब चीज नहीं होता। तो देखिए कहता है विद द हेल्प ऑफ ई शॉपिंग, शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम, घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स। बात समझे? अच्छा, खास बात क्या है दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब दुकान में भीड़ बढ़ जाता है तो कस्टमर कभी कभी लौट भी जाता है, मगर ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, ई बिजनेस में ऐसा नहीं होता। कस्टमर कितना भी आए, वेब पेज अपना वो ऑर्डर प्लेस करेगा और बारी बारी से आपका ऑर्डर जो है आते चला जाएगा। ये एक फायदा है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रीच एंड स्पीड। स्पीड, देखो स्पीड की बात करें ना तो कभी कभी आप देखते होंगे, अब जैसे दुकान में आपको इंस्टेंटली खरीदना है तो दैट इज डिफरेंट, कि इंस्टेंटली खरीदना हमको आज ही चाहिए तब तो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। मगर ज्यादातर अगर बात करें मूवी की, सॉफ्टवेयर की, म्यूजिक की, डिजिटल बुक की, तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में वो आपके पास वो फाइल आ जाएगा। तो डिजिटल फाइल की बात करें, मूवीज की बात करें, सॉफ्टवेयर भी बिकता है, मूवी भी बिकता है ना, आप म्यूजिक्स भी परचेज किए जाते हैं। तो ये तो चलो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है, मगर गुड्स की बात करें तो थोड़ा डिले इन डिलीवरी होता है। ठीक है, तो मगर कोशिश करता है ई बिजनेस में कि जितना एज अर्ली एज पॉसिबल जो है स्पीड मेंटेन। ग्लोबल रीच, सबसे बड़ा फायदा क्या है? ग्लोबल रीच। इंटरनेट के माध्यम से आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका फायदा ये होता है कि आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन का कोई बाउंड्री ही नहीं होता। आप इजिली किसी भी कस्टमर को, वो कहीं का भी हो, आप उसको गुड्स बेच सकते हो। तो थ्रू ई बिजनेस, businessman can reach each and every human being on this planet who access to the internet। अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप तक वहां पहुंच सकते हैं, आप उस कस्टमर तक पहुंच सकते हैं या फिर वो कस्टमर आप तक पहुंच सकता है। देर इज नो लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एकदम इजी है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। भाई कॉस्ट सेविंग भी होता है। कॉस्ट सेविंग कैसे? तो जब आप ई बिजनेस करते हैं तो दुनिया भर का आपका एक्सपेंस है, जैसे मिडिल मैन होता है, वर्कर आपके यहाँ काम करेगा, शोरूम का खर्च, एसी का खर्च, लाइटनिंग का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च इन द सेंस, फिर रूम शोरूम का किराया हो गया, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट हो गया। तो बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, मगर यहाँ पर तो ई बिजनेस में वैसा लगता नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, जो कॉस्ट बचता है कभी कभी कस्टमर सेलर अपने कस्टमर को भी देता है। इसलिए देखते हो कभी कभी इंटरनेट पे जो सेल लगता है बम्पर डिस्काउंट मिलता है आपको। मार्केट का दुकानदार भी सोचता है कि इतना सस्ता कैसे दे दिया, तो क्योंकि वो बल्क में खरीदता है और उसको ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग, बिकॉज in e-commerce the businessmen are not required to own showroom। शोरूम का जरूरत नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। नो मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड, डायरेक्टली सेल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से खरीदिए और कस्टमर के घर तक डिलीवरी दे दीजिए। तो इस तरीके से कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है थोड़ा बहुत। एंड मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी के तरफ आप मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो बिल वगैरह जो जनरेट होता है वो सारा पीडीएफ के फॉर्म में होता है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कल को अगर काम है तो आप प्रिंट कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन पेपर वर्क एंड रेड टैप, है ना। मेनी कंपनी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ पेपर फॉर्म, है ना। बहुत सारी कंपनीज भी अब तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कोशिश करती है। In electronic form, the information can be given online through internet and can be processed much faster. Nowadays, people can file even their income tax online। अच्छा, ई बिजनेस की बात करें तो इन बिजनेसमैन को इनकम टैक्स देना पड़ता है, लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते थे, मगर आज के डेट में ऐसा नहीं होता। आप इंटरनेट की वजह से घर बैठे
पासपोर्ट, इवन रेलवे टिकट आप घर बैठे बुकिंग करते हो, है कि नहीं। चलिए ये एक टॉपिक और देख लेते हैं, ई बिजनेस एंड ई ट्रेडिशनल बिजनेस में फर्क क्या है। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में फर्क क्या है। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। पहले फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन की बात करें तो ई बिजनेस बहुत इजी है स्टार्ट करना, यहाँ पे डिफिकल्ट है क्योंकि लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है आपको, ठीक है। पर्सनल टच की बात करें, कोई पर्सनल टच नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे दुकानदार के साथ टच, है ना, ये सब उतना जरूरी नहीं होता। मगर ट्रेडिशनल में बात करें, पर्सनल टच इज प्रेजेंट स्पेशली इन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, जैसे हम दुकानदार हैं, मेरे दुकान है, काउंटर है, तो मेरे पास जो कस्टमर आएंगे जनरली जान पहचान वाले ही आते हैं। दुकान में जनरली 50% ऐसे कस्टमर आते हैं जो जान पहचान के या फिर पुराना कस्टमर है। अब पुराना कस्टमर है तो वो भी जान पहचान का हो गया, है कि नहीं। अगर पुराना कस्टमर है तो वो भी क्या हो गया, जान पहचान का हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका स्पीड, सेटिंग अप कॉस्ट, सेटअप करने का कॉस्ट, है ना। तो अगर ई बिजनेस आप कर रहे हैं तो कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा। मगर ट्रेडिशनली अगर बिजनेस कर रहे हैं, दुकान, शोरूम, काउंटर, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, एसी अगर स्टैंडर्ड है थोड़ा तो, है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें, मतलब डे टू डे खर्च जो होता है, ई बिजनेस में कोई ऐसा खर्च नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में रोज खर्च होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स की बात करें, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब किसके हिसाब से है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, देख के परख के नहीं ले सकते। घर पे आएगा, अच्छा लगा तो रख लो, नहीं अच्छा लगा वापस कर दो। मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, देख लीजिए, पलट लीजिए, चीर फाड़ करके एकदम पटक के देख लीजिए कि सही है कि नहीं, बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है। ईज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात करें, ईज ऑफ है ना, इजी, इजी टू एक्सपेंड, इजी, है ना। इजी ऑफ एक्सपेंशन मतलब आप इजिली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। मगर यहाँ पर बाबू बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होता है आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड होते हैं, तो देखो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों चलता है, कहाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में। मगर ई बिजनेस में टेक्निकली क्वालिफाइड, जैसे आपका सर्वर एरर हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रॉब्लम अलग अलग आता है, तो उसमें आईटी प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट होता है ना। तो इसमें क्वालिफाइड, ई बिजनेस में क्वालिफाइड बंदों का रिक्वायरमेंट होता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्वालिफाइड भी चलेगा और अनस्किल्ड भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क की बात करें, हाई रिस्क एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। रिस्क थोड़ा ज्यादा है ई बिजनेस में, मगर यहाँ पर रिस्क कम है। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया, कस्टमर कैसा है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑर्डर किया, डिलीवरी लिया नहीं, कैश ऑन डिलीवरी था, तो ये सब थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड होता है। या फिर मान लीजिए कस्टमर जो है गुड्स खरीदा और गुड्स सही डिलीवर भी हुआ मगर वो डैमेज करके वापस कर दिया या फिर बदल के वापस कर दिया, ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप गुड्स अच्छा खरीद के ले गए और आप डैमेज करके वापस कर दोगे, दुकानदार उसको अलाउ ही नहीं करेगा। तो रिस्क इन्वॉल्व जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा कम होता है और ई बिजनेस में थोड़ा ज्यादा होता है डैमेज होने का। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज यूज्ड एज द मैन्युफैक्चरर प्रेफर टू सेल डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, है ना। जनरली ई बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेचते हैं, और या फिर मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर से खरीदें और हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, फिर भी यहाँ पर ज्यादा मिडिल मैन नहीं है। मगर बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में,
तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जानते हो होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, फ्रेंचाइजी होता है, तो अलग अलग जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू माध्यम से आता है गुड्स, यानी कि मीडिएटर ज्यादा होते हैं। लेंथ ऑफ द बिजनेस साइकिल, तो शॉर्टर बिकॉज वेरियस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। लेंथ ऑफ द बिजनेस की बात करें तो है ना, कई बार ऐसा होता है, शॉर्टर होता है। यहाँ पे शॉर्टर कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास गुड्स नहीं है। लेंथ ऑफ द बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है कि आप गुड्स को कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट कर ले रहे हैं। गुड्स को कैश में जैसे हम परचेज करके लाए और हम उसको कैश में कितना जल्दी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पेमेंट करके ही हम गुड्स ला रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि आप कितना जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास स्टॉक नहीं है, फिर भी हम ऑर्डर लेते चले जा रहे हैं, और जैसे ही ऑर्डर आया स्टॉक मंगा के हम डिलीवर कर दिए, तो साइकिल जो है वो थोड़ा शॉर्टर होता है। मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जनरली क्या होता है, पहले आप परचेज करिए, दुकान में रखिए, फिर कस्टमर आएगा, देन जाके आप सेल करेंगे, तो उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं अगर उधार हो गया तब तो और दिक्कत है, उधार हो गया तब तो और दिक्कत है, तब और आपको समय लगेगा। तो बिजनेस साइकिल की बात करें तो जनरली ई बिजनेस में शॉर्टर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर लेके हम डिलीवर दे रहे, पहले ऑर्डर ले लिए, फिर उसके बाद एक्यूमुलेट किए और कैश एंड डिलीवरी में पार्सल कर दिए, जैसे ही वो डिलीवरी लिया कैश मुझे हैंड ओवर कर दिया। मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस साइकिल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हाईली एकदम न्यू टॉपिक है आपके लिए और एकदम नया है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटसोर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।